नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कौन सा चैप्टर चल रहा था? मूल अधिकार से संबंधित चैप्टर चल रहा था। एक क्लास हमने इसमें लिया था, आज इसका जो है ना सेकेंड क्लास होगा। तो आगे बढ़ने से पहले दो चार क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बताइए, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए SC/ST का प्रावधान मूल संविधान के किस अनुच्छेद में था? बताइए। SC/ST का प्रावधान मूल संविधान के किस अनुच्छेद में था? हमने आपको क्या बताया था? 18 अनुच्छेद 338। कौन सा बताया था? अनुच्छेद 338 बताया था कि मूल संविधान में जो है ना अनुच्छेद 338 में जो है ना SC/ST का प्रावधान है। लेकिन 89वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। और उसमें यह किया गया कि जो पहले ST था, ST तो भी था आपको 338 में था, लेकिन 89वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है ना SC को वहीं रहने दिया, लेकिन ST को वहां से बाहर निकाल करके जो है ना अनुच्छेद 338 के A में रखा गया। किस में रखा गया? 338 के A में। वहीं अगर जब पूछा जाएगा OBC की चर्चा किस में है, किस में बोल रहा है? अनुच्छेद 338 के B में है। यह 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इस सब बात को याद रखना है। और एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। देखिए, एक प्रावधान था क्या कि आपातकाल के दौरान जो है ना अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था? बताइए। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से कहा गया कि आपातकाल के दौरान जो है ना सभी अनुच्छेद जो है ना समाप्त हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होंगे, कभी भी समाप्त नहीं होंगे। इस बात को याद रखना है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? राष्ट्रीय आपात, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में है। किसमें है? 352 में। वहीं अगर जब पूछा जाएगा राष्ट्रपति शासन, तो इसकी चर्चा आपको 356 में है, अनुच्छेद 356 में है। अगर जब वित्तीय आपात की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 360 में है। और वही देखिए, राष्ट्रीय आपात जो है ना मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है। किसके सिफारिश पर? देखिए, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। वहीं राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात जो है ना मंत्रिमंडल के मौखिक रूप से लगाया जाता है। अगर वो कह दिए हाँ लगा दीजिए तो वो लगा देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपात है क्या? लिखित के माध्यम से उसको जो है ना सूचना देकर उसका तैयार करके जो है ना एक आपको कह सकते हैं एक पेपर लेके उसमें लिख के जो है ना लिख कर जो है ना इसको कहा जाता है कि हाँ आप राष्ट्रीय आपात को लागू कर सकते हैं। इसमें यही अंतर है बेसिक। पूछा जाता है कि कौन से आपात जो है ना मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगाया जाता है। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय आपात, जिसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 352 था। वही हमने आपको क्या बताया था कि अनुच्छेद 352 जब राष्ट्रीय आपात के दौरान लागू होते हैं तो कौन से अनुच्छेद स्वतः समाप्त हो जाते हैं? क्या उन्होंने बताया था? अनुच्छेद 358। कौन सा बताया था? अनुच्छेद 358 स्वतः समाप्त हो जाता है। इस बात को हमने बताया था आपको, ठीक है? इस बात को याद रखना है। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात के दौरान क्या हो जाता है? समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद जानते हैं, अगर आप इसके अलावा जानते हैं अनुच्छेद हमने क्या बताया? 358 स्वतः समाप्त हो जाते हैं। लेकिन और अगर जब किसी भी मौलिक अधिकार को आप निलंबन करने की घोषणा करते हैं तो उसको जो है ना राष्ट्रपति जो है ना अनुच्छेद 359 के तहत करेंगे, आपको निलंबित करेंगे। किसके तहत करेंगे? 359 के तहत। 359। देखिए 352 में है, 352 जब लागू होगा तो 358 स्वतः लागू हो जाएगा। अन्य अगर जहाँ आपको अनुच्छेद लागू करना है उसके लिए राष्ट्रपति जो है ना अनुच्छेद 359 के तहत समाप्त करेंगे, लागू करेंगे। वहीं आपात के दौरान अनुच्छेद जो है ना आपको 20-21 किसी भी परिस्थिति में आपको निलंबित नहीं होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 19 में जितने भी अधिकार है वो सभी समाप्त हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं अब शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा जो है अनुच्छेद आपको 23-24 में है। किसमें है? 23-24। अनुच्छेद 23 और
24 में है, इस बात को याद रखना। अनुच्छेद 23 और 24 जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया था। किसमें बताया था? 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 से बताया था। वहीं आपको हमने बताया था समता का अधिकार। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक बताया था? 14 से 18 तक। कहाँ तक? 14 से 18 तक। वहीं आपको मौलिक अधिकार के बारे में हमने आपको बताया था, नागरिकता के बारे में बताया था। नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, समझे। और संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। ये सबको याद रखना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। देखिए याद रखिएगा, जिस तरह हमने आपको बताया, पूछा जाएगा कि संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा कहाँ से कहाँ तक है, किस अनुच्छेद में, क्या बोलना है? 1 से 4, 1 से 4। अगर जहाँ भाग पूछा जाएगा तो 1। वहीं अगर जहाँ पूछेगा नागरिकता का, जो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, क्या बोलना है? अनुच्छेद 5 से 11। 1 से 4 हो गया, अब 5 से 11 बढ़ना है, तो 5 से 11। भाग 1 हो चुका था, तो भाग 2 नागरिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागरिकता। वहीं अब कहाँ से स्टार्ट होगा? 12 से स्टार्ट होगा। तो तीसरा नंबर में हमने आपको क्या बताया था? मौलिक अधिकार बताया था। क्या बताया था? मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 35। भाग पूछा जाएगा तो 3। इसी के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आपको जो है ना समता का अधिकार आता है, जिसकी चर्चा 14 से 18 तक में है। उसके बाद आपको स्वतंत्रता की बात होता है, जो कि 19 से 22 तक है। इसी के अंतर्गत आपको जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात होता है, जो कि आपको कहाँ से कहाँ तक है? 23 और 24। इसी के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की बात होता है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। इसी के अंतर्गत आपको जो अल्पसंख्यक की बात होता है, तो अनुच्छेद 29 और 30 में होता है। उसके बाद आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको 32 में है। इस तरह करके जो है ना आपको आगे बढ़ाया जाता है। वहीं आपको नीति निर्देशक तत्व, जिसको कि DPSP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? DPSP कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व, जिसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 36 से 51 में है। 51 के क तक है। इस बात को याद रखना है, समझे। 51 तक है, क्योंकि 51 के क में अलग जुड़ जाता है, फिर संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो आइए, इसको स्वतंत्रता के अधिकार तक हमने आपको बता दिया था। अब वहाँ से आगे बढ़ेंगे, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। देखिए, बात करते हैं अनुच्छेद 23 की बात करेंगे। पहले किसका बात करेंगे? 23 का। आर्टिकल 23 की बात करेंगे। देखिए, इसमें कहा जाता है क्या? मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर के आपको ऊपर जो है ना प्रतिबंध लगाना है। जैसे आप समझ लीजिए, कोई भी आदमी, जैसे बच्चा 6 से आपको 14 वर्ष का बच्चा, अगर यहाँ 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है, तो आप जो है ना उससे जो है कोई सी भी प्रकार की मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं। अगर आप करवाते हैं तो आपको जो है ना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही कहा जाता है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल मतलब क्या होता है? बच्चा। श्रम मतलब क्या होता है? काम। यानी कि आप बच्चों से काम नहीं ले सकते हैं। अगर जहाँ आप लेते हैं तो यह कानूनन क्या है? अपराध है। इसके लिए आपको सजा भी हो सकता है। यही आर्टिकल है जिसके कारण आप जानते हैं आपको इसमें संविधान संशोधन भी हुआ कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जो कि लागू 2003 में हुआ था। इसमें कहा गया कि इसमें यह बात कहा गया कि आपको 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को जो है ना उसको सरकारी संस्था में जो है ना निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। क्या जाएगा? निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ना कि आप उसको जो है ना आप उससे काम ले सकते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों से आप काम नहीं ले सकते हैं, बल्कि उसको जो है ना आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है उसको प्रेरित करना है। क्या करना है? प्रेरित करना है। इस बात को समझना है, समझे ना। तो देखिए, आप इसी में आप जानते हैं जब पहले होता था क्या, पहले इसको नहीं जब जोड़ा गया था, जिस टाइम इसको जोड़ा गया था उससे पहले हुआ करता था क्या, बच्चों से काम लिया जाता था, बच्चों से काम लिया जाता था, जिसके कारण यह आर्टिकल आया। ठीक है, अंग्रेज, हम लोग जब गुलाम थे तो अंग्रेज जो है ना आपको महिला हो चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो किसी भी इंसान को वो नहीं छोड़ते थे, सभी से वो काम करवाते थे। तो वही कहा जाता है जब हमारे देश आज़ाद हुआ, जब संविधान बना, संविधान में यह प्रावधान किया गया कि बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं, बच्चों से काम नहीं करवा सकते थे।
और इसमें एक बात को आपको समझना है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, इसको थोड़ा सा समझिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा, समझे ना। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, कौन सा? उन्मूलन अधिनियम, उन्मूलन अधिनियम, समझे ना, उन्मूलन अधिनियम, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए बंधुआ मतलब क्या होता है? बांध कर। क्या होता है? बांध कर। ऐसा नहीं, अगर जहाँ मजदूर समझ लीजिए, आप किसी मजदूर को जो ना, जैसे आप उसको रखें 200 रुपया मजदूरी पे, कितना रखें? वर्तमान में 200 रुपया चल रहा है, ठीक है। फिर अगर जहाँ 5 साल बाद हुआ, उसको 2 साल तक रखें, 5 साल तक रखें, तो 5 साल के बाद आप सामान्य तौर पर यह सोच भी सकते हैं कि महंगाई बढ़ेगी। क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा, तो उसके अनुसार उसका क्या है? मजदूरी भी बढ़ाना है। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, हमने आपको 200 रुपया में कल भी रखा था, आज भी आपको जो है ना 200 रुपया में ही काम करना पड़ेगा। तो इसी के लिए जो है यह अधिनियम लाया गया कि आप किसी को भी जो है ना बांध कर जो है ना उसी पैसा में, उतना कम पैसा में जो है ना आप उससे मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। मतलब उसको बांध कर आप मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। अगर उसका मन हुआ कि हम आपके हम काम करने आए, महीना का हमने आपको कहा कि हम 1 महीना आपके पास काम करेंगे, लेकिन हम जब काम करना स्टार्ट किए तो हमको लगा कि यह ज़्यादा भीड़ वाला काम है, ठीक है, यह ज़्यादा भीड़ वाला काम है, यह हमसे नहीं होगा, हम 10 दिन काम करके ही उसको छोड़ दिया। तो आपको जो है ना उस 10 दिन का मजदूरी देके उसको निकाल देना। ऐसा नहीं कि आपने बोला 1 मंथ, तो आपको 1 मंथ काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है ना मजदूरी नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है इसके लिए यह अधिनियम लाया गया। इस प्रकार का जो है ना आप काम जो है ना मजदूरों पर नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण यह क्या लाया गया? अधिनियम लाया गया। तो इस बात को समझना है। पूछा जाएगा कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किससे संबंधित है? क्या बोलना है? किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 23 और 24, 23 और 24। इस बात को थोड़ा सा समझिए। उसके बाद देखिए, ये बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 समझ में आ गया। अब आइए आर्टिकल 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 या फिर आर्टिकल 24 की बात करते हैं। देखिए इसमें यह कहा गया, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से यह कहा गया कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है? उससे काम नहीं करवाना है, बल्कि उसको जो है ना शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी संस्थान या सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां उसको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से 14 वर्ष से 14 से जिसका उम्र कम है, 14 वर्ष से जिसका उम्र कम है, उसको आप क्या करें? कारखाना में काम नहीं करवा सकते। कहाँ नहीं करवा सकते हैं? कारखाना में काम नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा उससे खतरनाक काम भी नहीं करवा सकते हैं। क्या नहीं करवा सकते हैं? खतरनाक काम नहीं, खतरनाक, जिसमें कि ज़्यादा जोखिम हो, जान माल की ज़्यादा क्षति हो, उसको करने से उसकी जान भी जा सकती है, तो उस प्रकार का आप काम उससे नहीं करवा सकते हैं। जिस प्रकार का होता है पत्थर फोड़ना, ठीक है, उसके बाद लाइन वाला बिजली वाला काम होता है, तो ये सभी जो है जोखिम वाला काम होता है, तो ये सभी काम जो है आप कारखाना में नहीं करवा सकते हैं। देखिए यहाँ 2 बात को समझना है। 24 में हमने बताया कि आपको कारखाना में जोखिम वाला नहीं काम करवा सकते हैं। वहीं 23 में हमने आपको बताया कि आपको जो है ना बच्चे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। इसके अलावा बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाना है, मतलब बच्चों से काम नहीं करवाना है, उस पर प्रतिबंध लगाना है। तो दोनों बात अलग है, समझे। और ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद आपको दिया जाएगा कि बच्चों से जो है ना कारखाना में जो है ना जोखिम भरी काम नहीं करवाना चाहिए। यह किस आर्टिकल में है? क्या बोलना? 24 में कारखाना की बात आ जाएगा। 24 वही कहा जाएगा कि मानव के साथ दुर्व्यवहार और क्या करना है? उसके साथ जो है ना आपको बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाना है। कौन सा अनुच्छेद में? 23 में। दोनों क्लियर हो गया? इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इसी में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उस बात को भी याद रखना। यह आपको टीचर वाला का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 86वां संविधान संशोधन जो है ना लागू कब हुआ था? क्या बोलना है? 2003 में। 2002 में पारित हुआ, 2003 में लागू हुआ। इस बात को याद रखना है। लागू अलग होता है, समझे ना। उसके बाद पारित हो सकता है, पारित हुआ अभी, लागू 5 साल बाद भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि दोनों डेट एक ही होता है, समझे। इस बात को ध्यान रखना है। इस बात को क्या करना है? ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एक बात आपको और याद रखना है, बचपन बचाओ आंदोलन। जिस तरह अभी हमने बताया अनुच्छेद 23 से संबंधित कौन सा
अनुच्छेद 23 से संबंधित क्या है? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन उन्मूलन अधिनियम है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है। वहीं अगर जहाँ बात कहा जाएगा अनुच्छेद 24 से संबंधित जो है ना आपको है बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा? बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन जानते हैं इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है ना आपको कौन थे? कैलाश सत्यार्थी जी। कौन थे? कैलाश सत्यार्थी जी। इस आंदोलन को चलाने का जो है ना मुख्य आपको जो है ना श्रेय जो है ना आपको कैलाश सत्यार्थी जी को जाता है। और इस आंदोलन में जो है ना आपको इस बात को लेकर आंदोलन हुआ कि आप जो है ना वही बात हो गया कारखाना में बच्चे जिसका उम्र 6 से 14 वर्ष से यानी 14 से कम है उससे जो है ना आप कारखाना में जो है ना जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते हैं। क्या नहीं करवा सकते? जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि इस आंदोलन में यह आपको उद्देश्य रखा गया, आपको मांग रखा गया कि इस आंदोलन के माध्यम से जिस बच्चे का उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है उसको जो है ना अभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है ना आपको प्रेरित किया जाए, ना कि काम के और किया जाए। समझे ना, इस बात को समझना है। तो किस आंदोलन में ये कहा गया? 24 किस आंदोलन में कहा गया? बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन में ही जो है ना आपको यह प्रावधान किया गया। इसके माध्यम से यह आपको क्या किया? मांग रखा गया कि 6 से 14 वर्ष का जो भी बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, जिसके कारण यह जो है ना संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भी जोड़ा गया। 86वां संविधान 2002 लागू 2003 में हुआ। तो आपको सिंपल बात है, आपको याद ये रखना है कि आपको बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध किस अनुच्छेद से? क्या बोलना है? अनुच्छेद 24 से है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? क्या बोलना है? कैलाश सत्यार्थी जी थे। और उसके बाद इससे आपको ये याद रखना है कि आपको जो है ना जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हैं उसको निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने को लेकर प्रेरित करना और उसके मांग इस आंदोलन में यह मांग रखा गया। तो आपको किस आंदोलन में रखा गया? बचपन बचाओ आंदोलन में। और 6 से 14 यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं ले सकते। यह भी प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा गया? बताइए। अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान रखा गया। और उसके बाद आप जानते हैं इस आंदोलन को लेकर जो है कैलाश सत्यार्थी जो है काफ़ी पॉपुलर हो गया। समझे ना, भारत में काफ़ी पॉपुलर हो गया। उसको जो है ना जानने लगा भारत के हर एक लोग जो है उसको राजनीतिक जो राजनीति से संबंधित लोग थे उनको जानने लगे, क्योंकि यह आंदोलन जो है ना जोरों शोरों से चला था पूरा भारत में। समझे ना, जिसको लेकर जो है ना 2014 ईस्वी में, कब? 2014 ईस्वी में जो है ना कैलाश सत्यार्थी जी को जो है ना आपको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो यह आंदोलन किया था अहिंसा के बल पर किया था। इन्होंने गांधी जी के जो है ना आपको गांधी जी के विचारधाराओं को जो है ना इन्होंने अपनाया था। जिस प्रकार गांधी जी हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे, वो अहिंसा पे यानी कि मार काट पे वो विश्वास नहीं करते थे। शांतिपूर्ण ढंग से वो आंदोलन करते थे और अपनी मांगों को जो है ना उसके समक्ष रखा करते थे। उसी के विचारधाराओं को जो है ना आपको पालन करते हुए कैलाश सत्यार्थी जी आगे बढ़े थे, जिसके कारण से इसको जो है ना शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 2014 ईस्वी में दिया गया। इस बात को याद रखना है। बताइए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया 23-24 हमने जो बताया इसको भी याद रखना है। कैलाश सत्यार्थी जी किस आंदोलन से संबंधित है ये बात याद रखना है, ये पूछा गया। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बात करते हैं आगे। देखिए, अभी हमने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहाँ से कहाँ तक था यह? अनुच्छेद 23-24 था। अब आइए बात करते हैं स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी तरह याद रखना है, समझे ना। धार्मिक स्वतंत्रता, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता की बात अगर जहाँ कहा जाएगा तो इसकी चर्चा जो है ना आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। किसमें है? 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक में इसकी बात कही गई। इस बात को याद रखना। देखिए, कभी कभी यही पूछा जाता है, SSC GD सबका ये क्वेश्चन पूछा गया कि
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो क्या बोलना है आपको? 25 से 28। तो इसीलिए हम आपको इस तरह करके बताते जा रहे हैं, एक एक अनुच्छेद भी आपको हमने बताया और उसको यह अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं या फिर धार्मिक के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो इस सब बात को याद रखना। ये सभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मौलिक अधिकार का भाग है। किसका? मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, तो उसी के अंतर्गत ये 25-28 आता है, तो याद रखना है। तो आइए बात करते हैं, आपको 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसमें आपको पहला आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 25 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 25 की बात। आर्टिकल 25 की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 25 यह कहता है कि अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक हम मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने धर्म को जो स्वतंत्रता पूर्वक मान सकते हैं, उसका आचरण करते हैं, यानी कि उसको जो अपने में हम उतार सकते हैं। उसके जैसे आपको कोई हिंदू रीति रिवाज का जैसे पूजा करते हैं, उसके अंदर क्या लाल वस्त्र धारण कर लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मतलब उसके आचरण को भी हम अपना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आचरण को भी अपना सकते हैं और साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रचार भी कर सकते हैं, प्रचार भी करते हैं। ये सभी अधिकार जो है ना आपको अनुच्छेद 25 देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? 25। अनुच्छेद 25 देता है। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद क्या करना है? याद रखना है। देखिए जो जो बात हम आपको बता रहे हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 25 में हमने आपको क्या बताया? अपने धर्म को जो स्वतंत्रता पूर्वक मान सकते हैं और उसके बाद उसको आचरण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सभी अधिकार कौन से अनुच्छेद? 25 में। अनुच्छेद 25 में देता है। और एक बात जानते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत ही आपको जो होता है सिख धर्म के लोग, किस धर्म के लोग? सिख धर्म के लोग। सिख धर्म के लोग जो है ना किरपान जो धारण करते हैं, सिख धर्म के लोग जो किरपान धारण करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिख धर्म के लोग जो किरपान धारण करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत किरपान धारण करने का उसको जो अधिकार दिया गया। क्या बोलना है आपको? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 26। अनुच्छेद 26 की एक एक करके याद करते जाना है आप लोग को। देखिए धार्मिक कार्यों का प्रबंधन के बारे में बताया। धर्म से संबंधित जो भी कार्य किए जाएंगे वो किस अनुच्छेद के तहत? आपको अनुच्छेद 25 के तहत इसका यह अधिकार दिया गया कि आप धर्म से रिलेटेड किसी भी कार्य को कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 26 के तहत हम लोगों को क्या किया दिया गया? अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 27 की किसकी बात करते हैं? देखिए अनुच्छेद 27 को ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। अनुच्छेद 25, 27 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 28 को देखिए, अनुच्छेद 27 में कहता है कि आप धार्मिक कार्यों पर, धर्म के ऊपर आप जो भी खर्च करते हैं पैसा, धार्मिक कार्यों पर, धार्मिक अनुष्ठान में आप जो भी आप पैसा खर्च करते हैं, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्स फ्री वह होगा। क्या होगा? जिस प्रकार आप समझ लीजिए एक मंदिर बनाए 5 करोड़ में, समझे ना? एक मंदिर को कितने करोड़ में बनाए? 5 करोड़ में। और आपको जो है ना आपको एकदम जो है ना आपको पारदर्शिता के तौर पर बनाया। हमने आप इस मंदिर में जो है ना हमने 5 करोड़ रुपया खर्च किया, और यह बात इनकम टैक्स वाले को भी पता है, सरकार को भी पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। क्या नहीं लगाया जाएगा? टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि धार्मिक कार्यों पर किया गया खर्च जो है ना आपको टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। यह बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? 27। अनुच्छेद 27 कहता है। इस बात को याद रखना है, इस बात को क्या करना है? याद रखना, समझे ना? अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। किसकी बात करते हैं? 28। अनुच्छेद 28 में देखिएगा, अनुच्छेद 28 में अभी हमने आपको यह कहा कि आपको देखिए 28 पहले लिखिए, उसके बाद देखिए 28 के बारे में हमने जस्ट इससे पहले हमने आपको ये कहा कि आपको, हम लोगों को यह अधिकार है कि हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यह हम लोगों को खुला छूट है, यह हम लोग को स्वतंत्रता मिला है। लेकिन आप किसी भी सरकारी विद्यालय हो, सरकारी कार्यालय हो, आप वहाँ जाके अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। आप प्रचार कीजिए, आप रोड पर कीजिए, किसी प्राइवेट में कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, प्राइवेट संस्था में कीजिए, लेकिन किसी सरकारी संस्था में आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। यह बात कौन सा अनुच्छेद कहता है?
जिस प्रकार आपको स्कूल कह सकते हैं, कॉलेज कह सकते हैं, विश्वविद्यालय कह सकते हैं, ठीक है, जो भी सरकारी आवास है वहाँ पे आप जाके धर्म से रिलेटेड बात नहीं कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है। देखिए अब 25 से 28 तक में याद हो गया, 23, 24, 25 से 28 हमने आपको बताया। इसी तरह आपको जो है ना नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। देखिए उतना स्पेस नहीं है जो कि हम हर एक बात को लिखते जाए, हम जो जो आपको बोल रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाए और वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हमने कह दिया। अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद अल्पसंख्यक की बात करते हैं, जो कि अनुच्छेद 29-30 में इसकी चर्चा है। किसमें है? अब देखिए बात करना है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो गई। अब देखिए उससे आगे बढ़ेंगे, 28 तक हो चुका है, 28 से आगे बढ़ते हैं। तो 28 से जब आप आगे बढ़ते हैं तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आता है। किसका आता है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 29 और 30 में है। किसमें है? 29 और 30 में। 29 और 30 में है। इस बात को समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। आइए बात करते हैं आर्टिकल 29 की बात करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे दो वर्ड को समझिएगा, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। किसको? अल्प मतलब क्या होता है? कम, मतलब छोटा। अल्प मतलब क्या होता है? छोटा यानी कम। बहु मतलब क्या होता है? मतलब बड़ा, मतलब अधिक। देखिए अल्पसंख्यक, अगर जब बात करते हैं आप हिंदू समाज की बात करते हैं तो हिंदू के अंदर क्या आ जाए? सिख भी आएगा, ईसाई भी आएंगे, जैन भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे और उसके बाद यादव भी आएंगे, मतलब सब कास्ट आ जाएंगे हिंदू के अंतर्गत आएंगे। वहीं आप अगर जो अल्पसंख्यक की बात कहा जाएगा तो आप बांटिए अलग अलग। अल्पसंख्यक का मुस्लिम वर्ग अलग हो गया, जैन वर्ग अलग हो गया, बौद्ध वर्ग अलग हो गया, अलग अलग करके, यानी कि सब कास्ट को अगर जहाँ आप अलग अलग करते हैं तो उसको अल्पसंख्यक कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसकी संख्या कम है उसको अल्पसंख्यक कहेंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको बहुसंख्यक कहेंगे। आपको बहुसंख्यक में हिंदू समाज आ जाएगा, अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज आएगा। इस बात को समझिएगा। देखिए अल्पसंख्यक, ये अनुच्छेद 29-30 जो है ना अल्पसंख्यकों से संबंधित है। किससे है? अल्पसंख्यक से संबंधित है अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 में यह कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्पसंख्यक से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है। क्या बोलना है? 29-30। अनुच्छेद 29 और 30 है। इस बात को याद रखिए। अनुच्छेद 29 की बात अगर जनसंख्यक के लोगों को यह अधिकार है कि वह अपने लिपि, भाषा और आपको संस्कृति को बचा कर रख सकते हैं। किसको बचा कर रख सकते हैं? अपने भाषा को बचा कर रख सकते हैं, अपने लिपि को बचा कर रख सकते हैं और अपने संस्कृति को बचा कर रख सकते हैं। यह बात कौन सा अनुच्छेद देता है? 29। अनुच्छेद 29 देता है, समझे ना। संस्कृति को बचा के रख सकते हैं, उसके बाद आप भाषा को बचा कर रख सकते हैं, उसके बाद आप लिपि को बचा कर रख सकते हैं। यह अधिकार देता है अनुच्छेद आपको 29। साथ ही साथ देखिए आपको अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक को भी अधिकार गया। पहले जो ये सिर्फ अल्पसंख्यक को अधिकार था कि वह अपने लिपि, भाषा और संस्कृति को बचा कर रख सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया कि अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक के लोगों का भी आपको जो है ना उसके लिपि, भाषा और संस्कृति को बचा कर रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक के भी आपको उसके अधिकार को क्या करना है? बचा कर रखना। यह जजमेंट किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। भारत में अल्पसंख्यक होने का आधार जो है ना धर्म और जो धार्मिक और भाषाई आधार है। क्या है? धार्मिक और भाषाई। भाई ऐसा धार्मिक आधार पर और भाषा के आधार पर, दो ही आधार पर जो है ना अल्पसंख्यक को आप अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, ना कि इसके अलावा कोई भी आपको आधार नहीं है। पूछा जाएगा अल्पसंख्यक को जो है ना अलग करने के कौन से दो आधार है? क्या बोलना? धर्म और भाषा। धर्म और भाषा, इस बात को याद रखना है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। आप किसकी बात करते हैं? 30 की। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यह अधिकार है कि वह अपना शैक्षणिक संस्थान खोलकर वहाँ पर जो शासन प्रशासन भी चला सकता है। जिस प्रकार अभी हमने बताया कि अल्पसंख्यक के लोगों को यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचा कर रख सकता है, साथ ही साथ अल्पसंख्यक को यह भी अधिकार है कि यह अपने जो है ना आपको जो है ना शासन प्रशासन भी चला सकता है। क्या चला सकता है? शासन प्रशासन चला सकता है। अपना एक शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और वहाँ पे शासन प्रशासन सुचारू रूप से आप चला सकते हैं। यह भी अधिकार जो है ना आपको अनुच्छेद 30 देता है, अल्पसंख्यक के लोगों को देता है। ठीक है,
इस बात को याद रखना। देखिए यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं करना। जिस तरह हमने आपको अनुच्छेद 23-24 में बताया, आपको कारखाना की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 24 मानना है, बाल श्रम पर प्रतिबंध बोला जाएगा तो अनुच्छेद 23 मारना है। उसी प्रकार अनुच्छेद 30-29 में देखिए, अनुच्छेद 29 में अगर यहाँ कहा जाए अल्पसंख्यकों को उसके भाषा, लिपि और संस्कृति को बचा कर रखना, यह अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 29 देता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है ना अपना शैक्षणिक संस्थान खोलकर जो है ना वहाँ पर शासन प्रशासन भी चला सकते हैं। यह अनुच्छेद कौन सा देता है? 30। अनुच्छेद 30। कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से हर एक बार जो है पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं स्टूडेंट को जो है अक्सर जो है ना आपको कन्फ्यूजन पैदा होता है, जिसके कारण से जो है। और आप एक बात यह भी याद रखिए कि जहाँ पर स्टूडेंट को जो है ना कन्फ्यूजन पैदा होगा, जो है ना बोर्ड वहीं से क्वेश्चन को उठाता है, क्योंकि उनको छांटना है, अभी एग्जाम को टफ करना है, तो वहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो इस सब बात को जो है ना आपको छोटे छोटे बातों को जो है ना बारीकी से याद रखना और उसको ध्यान में जो है बैठा लेना। अनुच्छेद 23 क्या क्या, 24 क्या क्या, 29 है, 30 है, क्या क्या कहता है, समझे? इन दोनों में याद रखना। बाकी मूल तौर पर जो है ना आपको ये अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 से 35 तक में जो है ना आपको 2 याद रखना है, अनुच्छेद 29-30 और 23-24 याद रखना है, समझे ना? इन मूल तौर पर याद रखना, बाकी तो सभी याद रखना है। तो देखिए आज यहाँ तक पर आए हैं, आइए तो इससे आगे जो है ना बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।